विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर। आज मैं आपसे चर्चा करूंगी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर। मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, उनके द्वारा लगभग 300 कहानियां लिखी गई और उनमें से जो उनकी प्रतिनिधि कहानियां हैं उसमें से एक है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी कुछ यथार्थ और कल्पना दोनों को मिलाकर लिखी गई एक कथा है और ये इतनी ज्यादा प्रचलित हुई, पसंद की गई कि बाद में इस पर सत्यजीत राय ने एक फिल्म भी बनाई थी इसी नाम से, शतरंज के खिलाड़ी, और उसमें उन्होंने थोड़ा फेरबदल किया था, थोड़ी सी डिटेलिंग और की थी और वह फिल्म भी अपने आप में कल्ट फिल्म रही। तो एक छोटा सा परिचय हम मुंशी प्रेमचंद का देख लेते हैं। हालांकि साहित्य का हर विद्यार्थी या हर साहित्य से अनुराग रखने वाला व्यक्ति मुंशी प्रेमचंद को जाने बिना साहित्य में कदम नहीं रखता है, फिर भी एक संक्षिप्त जीवन परिचय हम उनका देख लें। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म जो हुआ था वो बनारस के लम्ही में हुआ था और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। और उनका जो पूरा लेखन कार्य है वो 1917 से 1936 के बीच में है और इस पूरे काल को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है, जो कि उपन्यास और कहानी के दृष्टि से उत्कृष्ट काल है। उन्होंने कहानी और उपन्यास के अलावा भी एक साधारण जीवन जिया। वो अपने रोज के दैनिक कार्य के बाद वो कहानी लेखन किया करते थे। सर्वप्रथम उन्होंने जो कहानियां लिखी थी वो अपने असली नाम धनपत राय जो कि नाम था उससे लिखते थे। बाद में सोजे वतन वगैरह लिखा उन्होंने और उर्दू और हिंदी दोनों में समान रूप से वो लिखा करते थे। बाद में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना प्रारंभ किया। मुंशी प्रेमचंद जो है वो एक समाज में भी उन्होंने बहुत सारे जागृति के कार्य किए। वो विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे और इसीलिए उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया था। 1936 में जब उनका निधन हुआ तब अंतिम कृति उनकी गोदान आ चुकी थी और मंगलसूत्र अधूरा छोड़कर वे चले गए। उन्होंने लगभग 14 उपन्यास और 300 से अधिक कहानियां लिखी थी। उनकी कहानियां मानसरोवर में संकलित हैं। हालांकि पूरा का पूरा जो गद्य है विशेष रूप से कहानी और उपन्यास प्रेमचंद के बिना अधूरा है। 1936 में उन्हें प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अध्यक्ष भी बनाया गया था, जो उस स्थापना वर्ष था उसका। मुंशी प्रेमचंद ने हमेशा ग्रामीण जीवन, मध्यम वर्गीय जीवन को चित्रित किया है और यथार्थ के साथ साथ आदर्शवादी चित्रण उनका रहा है। अब हम बात करते हैं उनकी कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर। आज हम शतरंज के खिलाड़ी की व्याख्या और समीक्षा दोनों को आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगी। शतरंज के खिलाड़ी का सार मैं आपको सबसे पहले बता दूं ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक हिंदी कहानी है जो उन्होंने अक्टूबर 1924 में लिखी थी और जो माधुरी पत्रिका में सबसे पहले छपी थी और बाद में सत्यजीत राय ने 1977 में इसमें एक फिल्म भी बनाई थी। वास्तव में ये जो कथा है वो सामंतवाद का जो पतन हो रहा था उस चित्र को प्रस्तुत करती है और ये उस कालखंड की कथा है जब वाजिद अली शाह का लखनऊ में शासन हुआ करता था। 1847 से 1856 का जो कालखंड है उस समय की ये कथा है और वो कालखंड ऐसा था कि सभी लोग आत्म केंद्रित थे। किसी को भी दुनिया देश में क्या हो रहा है उसकी कोई खबर नहीं थी और उसी समय लखनऊ पर अंग्रेजी सेना का कब्जा हो गया और वाजिद अली शाह को जब बंदी बनाया गया तो किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। जनता इतनी खामोश थी और ये बात बताती है कि जब प्रजा जो है वो राजा से या अपने देश से या अपने कर्तव्य से जब
मुंह फेर लेती है तो क्या हश्र होता है, इसी को इस कहानी में चित्रित किया गया है। इसकी कथा कुछ इस तरीके से है कि इसकी पहली पंक्ति ही है कि वाजिद अली शाह का दौर था। और वाजिद अली शाह के बारे में भी बता दें कि वह जो है वह बहुत अच्छा शासक नहीं था, बल्कि खुद भी रास रंग में डूबा रहता था। उसी समय दो मुख्य पात्र जो इसके हैं वो है मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। ये दोनों मित्र जो हैं ये सामंत हैं, जागीरदार हैं और अपनी जागीरदारी के कामों को देखते नहीं हैं। उस पैसे से इनका घर तो चल रहा है जागीरदारी से, लेकिन वह अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहे, अपितु ये पूरे दिन जो है वह शतरंज खेलते हैं। और ये कहते हैं कि शतरंज खेलने से दिमाग तेज होता है, पैंतरे समझ में आते हैं, इस तरह की बातों से बहलाते, लेकिन ये शतरंज का खेल एक नशे की तरह इनके ऊपर कब्जा कर लेता है। तो एक दिन मिर्जा सज्जाद अली की जो पत्नी है वो बीमार रहती हैं और वो बार बार नौकर को कहती हैं कि क्योंकि दोनों की जो बैठक है शतरंज का खेल है वो इन्हीं के घर में जमा करता था, जिससे उनकी पत्नी और सारे नौकर चाकर बहुत परेशान रहते थे। तो बार बार उन्हें भूक्का बनाकर देना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, और भोजन ठंडा हो जाता था, ये शतरंज के चाल पे चाल चलते जाते थे। तो एक दिन मिर्जा सज्जाद अली की बीवी बीमार हो जाती, वो बार बार नौकर को भेजती हैं कि मिर्जा साहब अंदर आए। हाकिम जाता है लेकिन मिर्जा साहब अंदर नहीं आते। उन्हें अपनी पत्नी से अधिक अपना जो शतरंज की जो बिशात उन्होंने बिछाई है वो उन्हें ज्यादा प्रिय लगती है। और बहुत बार बुलाने पर, नाराज होने पर जब वे अंदर आते हैं तो उनकी पत्नी उनसे गुस्सा करती, लड़ाई करती है, जो बात मीर रोशन अली सुन लेते हैं। और दूसरे दिन से ये निर्धारित किया जाता है कि अब से ये शतरंज का खेल मीर साहब के घर में किया जाएगा। मीर साहब की पत्नी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। शुरू में तो वो चुप रहती है, बाद में वो परेशान हो जाती है, क्योंकि वो वैसे भी अपने पति के बिना एकांत में बड़ी प्रसन्न रहा करती थी। तो वो एक पैतरा निकालती है, एक तरकीब सोचती है कि एक शाही फौज से एक आदमी उसके घर पर आता है और वो पूछता है कि मीर साहब कहाँ हैं, और वो इस तरीके से कहता है कि हो सकता है कि उन्हें सेना की टुकड़ी में भर्ती होना पड़े। ये दोनों आदमी कभी तो कुछ काम करते नहीं है, केवल डींगे हाँकते हैं। ये दोनों डर जाते हैं कि शायद हमें पकड़कर सेना में भर्ती कर लिया जाएगा, और ये दोनों छुप जाते हैं। और अगले दिन से वो दोनों घरों की जगह एक नई जगह ढूंढते हैं जहां पर बैठकर वे बिना रोक टोक के शतरंज खेल सके। अब वो दोनों कहाँ जाते हैं? वो एक गोमती नदी के किनारे में एक वीरान मस्जिद, जहां पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं है, वहीं पर ये दोनों सुबह से अपनी शतरंज की बिशात लेकर जाते हैं और वहीं पर बैठते हैं और दिन भर चाल पे चाल खेलते हैं। बस थोड़े बहुत खाने पीने की व्यवस्था कर लेते हैं, हुक्का पीते हैं और खेलते रहते हैं। और उसी दरमियान वाजिद अली शाह को अंग्रेज शासन की टुकड़ी पकड़कर ले जाती है। ये दोनों को उसकी खबर भी लगती है, लेकिन अपने शतरंज के मोहरों को बचाने के चक्कर में ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते अपने शासक, अपने राजा के चले जाने पर। और इसका अंत कुछ इस तरीके से होता है कि एक दिन ये दोनों खेल रहे हैं, उसमें से एक जो मित्र है वो हारता जा रहा है। हारते हारते इन दोनों के बीच में एक दूसरे को गाली दे दी जाती है, एक दूसरे को खानदान को कोसा जाता है, और अंत में इनका खानदानी खून शतरंज के मोहरों के लिए लड़ाई ये लोग लड़ने लग जाते हैं कि तुम हार रहे हो, तुम जीत रहे हो, और अपनी अपनी कटार निकाल लेते हैं और एक दूसरे को मौत के घाट उतार देते हैं। वो लोग जो अपने राजा के लिए नहीं खड़े हुए, शतरंज के खेल के लिए एक दूसरे के प्राण से अपनी प्यास बुझाते हैं, और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है।
तो विद्यार्थियों, ये प्रेमचंद की हिंदी उर्दू कहानियां हैं, जिसमें से मैंने आपको आज शतरंज के खिलाड़ी का सारांश बताया। मैं उसके कुछ प्रमुख खंड की व्याख्या भी कुछ गद्यांशों की करूंगी जो परीक्षा उपयोगी हो सकता है, और उससे आपको सारांश के अलावा उनके कहानी में भाषा, संवाद और देशकाल, उद्देश्य को समझने में आपको सहायता मिलेगी। देखिए, जो प्रारंभ की वाक्य लाइन है वो कैसी है कि वाजिद अली शाह का समय था, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सभी विलासिता के रंग में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पिनक खींच के मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कला बत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। ये वो दौर है जब लोग अपने काम, अपने कर्तव्य, अपनी प्राथमिकताओं को भूलकर विलासिता में, ऐशो आराम में डूबे हुए थे। और उस दौर को बताने के लिए पहली ही पंक्तियां हैं कि वाजिद अली शाह का समय था। यही जब हम फिल्म में जाते हैं तो वाजिद अली शाह के समय को बहुत अच्छे से सत्यजीत रे साहब दिखाते हैं। तो इसमें अगली पंक्ति है कि यहाँ तक कि फकीरों को भी यदि पैसे मिलते थे तो रोटियां न लेकर अफीम खाते और मदद पीते। मतलब कि अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को छोड़कर लोगों ने उस समय अय्याशी को अपना प्रथम काम बना लिया था। प्रातः काल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मोहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पे छोने लगते। फिर खबर न होती कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर और कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। ये बता रहा है कि कैसे दोनों मित्र सुबह से शाम तक केवल कोई भी काम धाम न करके, यहाँ तक कि अपने परिवार को, अपने रिश्तों को भी महत्व नहीं देते थे। और इसमें एक छुपी सी बात कही गई कि जो मीर साहब हैं, जब वो खेलने आते थे तो उनकी पत्नी उनकी अनुपस्थिति में बहुत प्रसन्न रहा करती थी। नौकर चाकर, मतलब किसी व्यक्ति का अपने परिवार के लिए भी बोझ होना, परिवार वाले भी उन्हें नापसंद करने लगे। ये इंतहा है कि वो कितने ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। इस चीज को यहाँ पर प्रेमचंद ने दिखाया है। इसी बात को देखिए, प्रेमचंद ने थोड़े व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा है कि मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी। यहाँ पर कारण पाठकों पर छोड़ दिया गया है कि पाठक समझे कि अज्ञात कारण क्या हो सकता है। इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को यदि देर हो जाती तो याद दिला देती। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता पर बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को भी तरस जाती। इस तरीके से दो तीन बातें देखिए, प्रेमचंद की ये शैली है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी पात्र को इतना सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हैं कि पाठक उस पात्र के साथ में एक आत्म स्थापित कर लेता है। इसके बाद उसके पश्चात एक उन्होंने बताया कि कैसे राज्य की क्या स्थिति थी। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची आती थी और वह विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ी जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था।
कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न हो पाता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ के लोग तो विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कानों में जूं तक न रेंगती थी कि कैसे राज व्यवस्था का जो प्रमुख कार्य है कर वसूलना, कर को सही जगह पर लगाना, ये जैसे अनावश्यक कार्य तक वहां पर हो नहीं रहे थे। सारी जो दौलत है वो विलासिता में खर्च हो रही थी और सुचारू रूप से जो दैनिक गतिविधियां वो भी चल नहीं रही थी, और उस पर भी हाल ये कि किसी को इसकी कोई चिंता भी नहीं थी। जब मीर साहब की पत्नी ने अपनी चाल सोची और उनसे आकर घुड़सवार ने कहा कि आपको बुलाया गया है, उसके पश्चात वो घुड़सवार से जो बात करती है उसका एक देखिए दृश्य। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताई। उसने जवाब दिया, ऐसे गाबदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूं, इनकी सारी अकड़ और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली, अब भूल कर भी घर पर न रहेंगे। यहाँ पर देखिए कटाक्ष उन दोनों व्यक्तियों पर कि इनकी सारी अकड़ और हिम्मत, क्योंकि ये जमींदार हैं तो इनमें जो अकड़ है, जो इनमें एक शूरवीरता है, वो सब शतरंज ने चर ली। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कोई भी चीज यदि अति में की जाती है, सीमा से बाहर जाकर की जाती है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो वो कितनी घातक हो सकती है। ये बात यहाँ पर प्रेमचंद ने रेखांकित की है। अब दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलौरियां भरे। पान की गिलौरियों का शौक था दोनों को। गोमती पार की एक पुरानी मस्जिद में चले जाते थे, वीरान मस्जिद, जिसे शायद नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती। किश्त, शह आदि दो एक शब्दों के सिवा इनके मुंह से कोई भी वाक्य नहीं निकलता था। अब देखिए क्या कटाक्ष उन्होंने कहा है कि कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। शतरंज के खेल में इस तरीके से डूबते थे जैसे कोई योगी, कोई साधक साधना कर रहा हो। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो किसी मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम में डट जाते थे। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। ये चरम अवस्था है कि अपने व्यसन को, अपने लत को हम प्राथमिकता दें। अब ये दृश्य बताया गया है कि कैसे वाजिद अली शाह को पकड़कर ले गए और ये लोगों ने कुछ भी नहीं किया। नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जा रही थी। शहर में कोई हलचल नहीं थी, न मार न कार, एक बूंद भी खून नहीं गिरा। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से, इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। ये अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते, यह तो कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर भी आंसू बहाते। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की सीमा थी कि किस तरह भारत में एक समय के बाद में अज्ञानता ने लोगों के मस्तिष्क को किस तरह से घेर लिया था कि अपनी वीरता का प्रदर्शन करना भी उन्होंने लाजमी नहीं समझा, कि अपने अधिकार के लिए लड़ना भी उन्होंने लाजमी नहीं समझा। और अब व्याख्या करती हूं मैं इसके अंतिम दृश्य की कि दोनों दोस्त शतरंज खेल रहे हैं और जीत हार के बीच में एक दूसरे पर उन्होंने जबानी जंग शुरू करी। मिर्जा कहता है कि आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए, इधर आई, इधर या उधर। दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार, पेशकब्ज, कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे मगर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे?
पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाजें आई, दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। देखिए, इस अंतिम वाक्य से प्रेमचंद जगाना चाहते हैं कि हमें जो काल्पनिक है, जो वर्चुअल है, उसके लिए जीने से अच्छा है कि सत्य के लिए और यथार्थ के लिए जिए। यहाँ पे व्याख्या खंड समाप्त होती है। मित्रों, अब हम शतरंज के खिलाड़ी की समीक्षा करेंगे। शतरंज की खिलाड़ी जो है वो वास्तव में सामंतवाद और पूंजीवाद जो है इन दोनों पर एक कुठाराघात की तरह प्रेमचंद ने इसकी रचना की थी, क्योंकि ये जो काल था वो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल था। रीति काल के समाप्त होने और आधुनिक काल के आने के दरमियान की ये बात है, 1856 के आसपास की जो बात है। तो उस समय रीति काल में केवल जितने कवि थे उन्होंने राजाओं के प्रश्रय में ज्यादातर राजाओं के विषय में ही लिखा, राजाओं के हित की ही बात लिखी, राजाओं के ही बखान किया और ज्यादातर रचनाएं श्रृंगार प्रधान थी। तो आधुनिक काल का जब उदय हो रहा था उस समय जनता के पास में केवल इसी तरीके के सामंतवादी युग की कुरीतियां बस थीं। लोग जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, आडंबर, ये सब में डूबे हुए थे और उस समय ये जो सामंतवाद था वो इस तरीके से अपनी जड़ें जमा चुका था कि यही बाद में पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के रूप में आगे आया और इसी से भारत के कृषि, उद्योग, धंधे सब की नींव डली, जिसने भारत को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई। इसीलिए प्रेमचंद ने इस कहानी को एक सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन की तरह लिखा था और सामंतवाद की शक्तियों से बचाने के लिए उन्होंने इस कहानी की रचना की थी। जनता के बीच में जो निष्क्रियता कितनी हानिकारक हो सकती है यह बताने के लिए इस कहानी की रचना प्रेमचंद द्वारा 1924 में की गई थी। ये कहानी यथार्थ तो है, ये जो पूरा दौर है ये इतिहास में दर्ज है, लेकिन ये जो दो पात्र उन्होंने लिए हैं वे काल्पनिक हैं। तो कहानी की हम समीक्षा कहानी के 6 तत्वों के आधार पर करेंगे। सर्वप्रथम कथानक, जिसका सारांश मैंने आपको प्रथम खंड में बता दिया है। कथानक के पश्चात में पात्र परिचय और चरित्र चित्रण। इसके जो 2 प्रमुख पात्र हैं, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, यही दोनों प्रमुख पात्र हैं और दोनों पात्रों का चरित्र लगभग एक ही तरह चित्रित किया गया है कि दोनों सांकेतिक रूप से उस समय की सामंतवादी व्यवस्था, उनकी मानसिकता को चित्रित कर रहे हैं। इन दोनों को अपने घर, परिवार, कारोबार, जमींदारी, इससे कोई भी मतलब नहीं है, किंतु क्योंकि ये जागीरदार हैं, इनके पास धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए इनका जीवन किस प्रकार बिना कोई प्रयत्न किए, यत्न किए, उद्योग किए आराम से कट रहा है और ये शतरंज की बाजियों में डूबे हुए हैं। और जब दोनों इस तरीके से शतरंज खेल रहे कि दोनों की ही पत्नियां इस चीज से नाराज हैं, एक तो अपनी नाराजगी जाहिर करती है और दूसरी ने तो पत्नी के बिना ही रहना सीख लिया है। और इन सब से उन दोनों को ये बिल्कुल सरोकार नहीं कि घर के इंतजामात कैसे हो रहे हैं, नौकर चाकरों तक पर उनका कोई सकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। यहाँ पर पुरुषों की स्त्रियों के लिए भी जो सामंतवादी मानसिकता है उस पर भी प्रेमचंद ने कटाक्ष किया है कि दोनों की जो पत्नियां हैं उनका केवल यही काम है कि दोनों अपने अपने पतियों की खातिरदारी करना और उन्हें घर के कार्य से दूर रखना। तो ये इस तरीके से ये 2 पात्र जो हैं, दोनों का जब हम चरित्र चित्रण करेंगे तो एक ही तरीके के चरित्र चित्रित होगा कि ये दोनों बहुत ही कायर हैं, अपने ही जिंदगी में, अपने ही ऐशो आराम में डूबे हुए हैं। दोनों
को शतरंज की लत लग चुकी है और इस शतरंज की लत में ही दोनों अपनी जान गंवाते हैं। दोनों को अपने राजा से, अपने कर्तव्य से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये दो प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है। इसके अलावा जो अगला तत्व है वह है देश, काल और वातावरण। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही बताया कि इसमें देश काल है 1847 से 1856 का समय है, जिसके बाद ही हम 1857 की प्रथम क्रांति हुई थी। तो ये वो दो, और अवध मतलब लखनऊ के उस समय क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, कैसी जनता थी, कैसे राजा थे, कैसे अंग्रेज धीरे धीरे हड़पते जा रहे थे। सारे जितने भी देशी रियासतें थीं वो सब हड़प रहे थे और नवाब वाजिद अली शाह को भी अंग्रेजों ने उन पर कब्जा कर लिया। और ये जो एक तरीके से आलस्य और विलासिता लोगों में आ गई थी, उसका एक कारण ये भी था क्योंकि लोग एकजुट नहीं हुए थे, क्योंकि वे जागरूक नहीं थे, क्योंकि वो अज्ञानता के अंधकार में डूब गए थे और कहीं न कहीं उन्हें लगने लगा था कि अंग्रेज इतने बड़े हैं कि हम उनसे जीत नहीं सकते। इस कारण भी उनके अंदर एक तरह की कायरता ने घर कर लिया था। संवाद और कथोपकथन, जैसा कि प्रेमचंद जी की कहानियों में हमेशा होता रहा है कि उनके संवाद जो है बहुत रोचक, सरस और भावप्रद होते हैं। और यहाँ पर भी जो उनके संवाद है, आप देखिए, एक संवाद है जिससे पता चलता है कि कैसे उन्हें असली जिंदगी से ज्यादा उन्हें शतरंज की दुनिया पसंद है। कि मिर्जा साहब कहते हैं कि खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता, हाय गरीब वाजिद अली शाह। इस पर मीर साहब कहते हैं कि पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। ये किश्त और मात लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी चीज होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा जी की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वो हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। ये एक छोटा सा संवाद है जो आपको बता रहा है कि कैसे उस समय उनको असली राजा के जाने से ज्यादा अपने शतरंज के मोहरे के राजा और वजीर के हारने का दुख था। और हार बुरी चीज होती है, ये संवाद से पता चलता है कि उस समय जो शतरंज की हार का वो बदला लेना चाह रहे थे, अंग्रेजों से जो हार हो रही थी उसका उन्हें कोई भी मलाल नहीं था। तो इस तरीके के संवादों का प्रयोग यहाँ पर प्रेमचंद ने किया है। भाषा, क्योंकि भाषा शैली अवध प्रांत की है, लखनऊ की है, जो तहजीबों का, नवाबों का शहर कहा जाता है, जो उर्दू की मिठास के लिए जाना जाता है। और इस पूरी कहानी में भी पात्र अनुसार हमें उर्दू भाषा का मिश्रण हिंदी के साथ दिखाई पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, तद्भव शब्दों का ज्यादा प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्द का प्रयोग इसमें हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। तो ये जो पूरी कथा है उसकी जो भाषा शैली है वो देश, काल और पात्र अनुसार है। अब इसका उद्देश्य, जो कि हर कहानी की जान होता है, इस कहानी का जो उद्देश्य है वो केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि इन दो पात्रों की कमजोरियों और मानव संसार और प्रजा की कमजोरियों और कायराना हरकतों के माध्यम से हमें ये शिक्षा भी मिलती है इससे कि हमारा जो प्रथम कर्तव्य है वो क्या होना चाहिए। और यदि हम अपने असली कार्य को छोड़कर किसी लत में डूब जाएंगे तो हमारे परिवार का, हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा, यह भी इसमें मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि, और साथ ही साथ में हमारा ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं कि यदि राजा अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन, यथा राजा तथा प्रजा, यदि राजा अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं करेगा तो प्रजा में भी एक किस्म की उदासीनता आ जाएगी। और इसे ही यहाँ पे चित्रांकित करना मुंशी प्रेमचंद का उद्देश्य है।
अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि साहित्य की गद्य विधा को एक प्रभावी माध्यम मानकर प्रेमचंद ने इसमें एक साहित्य की दिशा को परिवर्तित करते हुए यथार्थवाद का रूप दिया। इसमें उन्होंने समग्रता से देश के संपूर्ण यथार्थ को चित्रित किया और शतरंज के खिलाड़ी तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को चित्रित करती हुई प्रेमचंद की एक सार्थक कहानी है, जिसमें एक तरफ तो प्रेमचंद ने विलासिता तथा अय्याशी में डूबे सुप्त प्राय जनजीवन को पुनः जागरूक होने का संदेश दिया है और दूसरी तरफ रीतिकालीन साहित्य के समाज से कटे हुए चरित्र का यथार्थवादी लेखन के रूप में एक विकल्प प्रस्तुत करने की चेष्टा भी की है। प्रेमचंद की समस्त कहानियों में अगर हम शतरंज के खिलाड़ी को पढ़ते हैं तो ये एक अलग ही स्थान रखती है, जो मध्यम वर्गीय, गरीब वर्ग, निम्न वर्ग या ग्रामीण व्यवस्था को चित्रित न करते हुए एक यथार्थ काल को चित्रित करती है और उसमें पात्रों के माध्यम से एक विराट उद्देश्य को भी प्रस्तुत करती है और साथ ही साथ मनोरंजन की कसौटी पर भी यह पूरी की पूरी खरी उतरती है। धन्यवाद।